अब हम आगे बढ़ते हुए एलएलबी 6 सेमेस्टर में परीक्षाओं के क्रम को देखेंगे। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा का अवलोकन किया है। अब इस लेक्चर में हम परीक्षाओं का क्रम देखेंगे, मतलब ये मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा कैसे होगी। परीक्षाओं का क्रम। धारा 138, धारा 138 इसके अनुसार साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी चाहे तो प्रति परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। यहां देखिए धारा 134 क्या कह रही है, सबसे पहले साक्षियों से सबसे पहले क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद क्या होगी, अगर प्रतिपक्षी मुख्य परीक्षा के बाद चाहता है परीक्षा करना तो उसकी प्रति परीक्षा होगी, और उसके बाद प्रति परीक्षा के बाद अगर जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया है वह उससे फिर से पूछना चाहता है तो उसकी पुनः परीक्षा होगी। परीक्षाओं का क्रम इस प्रकार से चलेगा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिसका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। मतलब प्रति परीक्षा में उस साक्षी से उन प्रश्नों के अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसे मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ साफ है कि प्रति परीक्षा में उस साक्षी से जिसे मुख्य परीक्षा हो चुकी है उन्हीं तथ्यों पर सवाल पूछे जाने तक ही सीमित नहीं रखा, उन तथ्यों तक सीमित नहीं रहना, बल्कि उसके अतिरिक्त भी प्रति परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा इसलिए की जाती है प्रति परीक्षा क्योंकि ये साक्षियों में से विश्वसनीयता चेक की जाती है, विश्वसनीयता पता की जाती है कि साक्षी कितना विश्वसनीय है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम।
परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के, पुनः परीक्षा के संदर्भ में देख लेते हैं। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों। तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। धारा 138 में फिर आगे कहा गया है कि पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों। पुनः परीक्षा किसके स्पष्टीकरण के लिए होगी? प्रतिपरीक्षा के स्पष्टीकरण के लिए होगी। पुनः परीक्षा प्रतिपरीक्षा के स्पष्टीकरण के लिए पूछी जाएगी। यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की आज्ञा से कोई नई बात आई है, तो ऐसे में प्रतिपक्षी जो होगा उस बात के बारे में उसकी अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहले तो पुनः परीक्षा जो होगी वो किस पर आधारित होगी? प्रतिपरीक्षा स्पष्टीकरण के लिए, प्रतिपरीक्षा के स्पष्टीकरण के लिए पुनः परीक्षा होती है। अब पुनः परीक्षा के दौरान अगर कोई नया तथ्य आता है, कोई नई बात आती है सामने जो कि न्यायालय की अनुमति से होगी, तो ऐसी बात को स्पष्टीकरण के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा फिर से की जाएगी। इस प्रकार से धारा 132 जो होती है इसके प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं का क्रम इस प्रकार से चलता है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह की विश्वसनीयता, की जांच करना होता है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? गवाह की विश्वसनीयता की जांच। जो गवाह अपनी गवाही दे रहा है वह किस स्तर तक विश्वसनीय है, इसके लिए उसकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। इसी प्रतिपरीक्षा से यह पता चलता है कि कोई गवाह कितना विश्वसनीय है। उसकी जांच इसी प्रतिपरीक्षा पर आधारित होती है, उसकी जांच यहाँ पर होती है।
अगर किसी व्यक्ति की मौखिक गवाही साबित तथ्यों के विपरीत हो तो उसके परिसाक्ष्य को उसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। अगर कोई मौखिक गवाही दे रहा है, मौखिक गवाही, और जो सबूत दिए गए हैं, दूसरे जो सबूत हैं वो इस मौखिक गवाही के विपरीत हैं, तो उसके परिसाक्ष्य को इसी आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जो साबित तथ्य हैं, अगर कोई तथ्य साबित हो गया है, साबित तथ्य, कोई तथ्य साबित हो गया है और इस साबित तथ्य के विपरीत कोई मौखिक गवाही होती है, तो ऐसी मौखिक गवाही को नहीं माना जाएगा, उसे रद्द समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो साक्षी प्रति परीक्षा में आने से मना कर दे, अगर मान लीजिए मुख्य परीक्षा हो गई है और जो साक्षी है वो प्रति परीक्षा में आने से मना कर देता है, तब उसका जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका महत्व क्या रह जाता है। इस विषय पे न्यायालय में स्पष्ट तौर से कहा है कि उसका परिसाक्ष्य व्यर्थ हो जाएगा। वो जो परिसाक्ष्य दे रहा है वो व्यर्थ हो जाएगा। जो परिसाक्ष्य उसने दिया है वह व्यर्थ हो जाएगा। मुख्य परीक्षा का उसका परिसाक्ष्य व्यर्थ हो जाएगा अगर वह प्रति परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा परीक्षाओं का क्रम रहा। धारा 139 को देखते हैं। ये तो 138 रही हमारी। अब धारा 139 देख लें। धारा 139 ये क्या कह रही है? दस्तावेज को पेश करने के लिए धारा 139 के अनुसार दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है, साक्षी नहीं हो जाता। साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। अब धारा 139 क्या कहती है कि दस्तावेज को पेश करने के लिए जिस व्यक्ति को समन के द्वारा बुलाया गया है, सम्मानित व्यक्ति केवल इसी एक तथ्य के आधार पर कि उसे पेश करता है और दस्तावेजों को पेश करता है, साक्षी नहीं हो जाता है।
इसके आधार पर उसको साक्षी नहीं माना जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है तो केवल इसी आधार पर वो साक्षी नहीं माना जाएगा, यदि जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता है। साक्षी के तौर पर जो दस्तावेज पेश कर रहा है, जब तक उसको साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा तब तक उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति दस्तावेज ला रहा है अगर वह केवल सम्मिलित व्यक्ति है जिसे साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है तो उसको साक्षी नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर सम्मिलित व्यक्ति जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है उसे साक्षी के तौर पर भी बुलाया जाता है तब ऐसे में उसकी प्रति परीक्षा की जा सकती है। दोनों बातें स्पष्ट है कि दस्तावेज को पेश करने मात्र के लिए अगर कोई व्यक्ति सम्मिलित है तो वो साक्षी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाता है। अगर साक्षी के तौर पर बुलाया जाता है तो ऐसे में उसकी प्रति परीक्षा की जा सकती है। ये रहा हमारा धारा 139। तो परीक्षाओं का क्रम और दस्तावेजों को पेश करने वाले सम्मिलित व्यक्ति को क्या आधार हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, इन सारी बातों को हमने धारा 138 और 139 में यहाँ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सेक्शनों पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।